बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पेयर प्रोडक्शन को डिस्कस किया था। आज हम उसी के रिवर्स प्रोसेस को डिस्कस करेंगे और पेयर प्रोडक्शन का जो रिवर्स प्रोसेस है उसे कहा जाता है इन्हीलेशन ऑफ मैटर। इसमें जो वर्ड है इन्हीलेट, इसका क्या मतलब है? इसका अगर आप उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब है किसी भी चीज़ को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देना, किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना। अब जब आपने पेयर प्रोडक्शन पढ़ा था तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर, जिसमें आपने गैमा रे फोटोन के थ्रू जनरेट किया था एक पेयर जिसमें था एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। अब वही पेयर जो जनरेट हुआ जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे को इन्हीलेट करेंगे। ये किस तरह इन्हीलेट करते हैं और क्यों इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को इन्हीलेट कर देता है और पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन को इन्हीलेट कर देता है, इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के ऊपर चार्ज। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन पर सेम पोलैरिटी का पॉजिटिव चार्ज होता है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ऑपोजिट चार्ज कैरी करते हैं तो क्या ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? आपने प्रीवियस कई चैप्टर्स में पढ़ा कि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के करीब आए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे और इनके बीच में एग्जिस्ट करेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये एक दूसरे के नज़दीक आते जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती जाएगी। और आप जानते हैं कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में इंक्रीज होगी तो इनका एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो जब ये एक्सेलरेट करते हुए विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, जब ये एक्सेलरेट करते हुए एक दूसरे के करीब आएंगे तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग कोलिजन, बल्कि हेड ऑन कोलिजन जनरेट करेंगे। सो जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो इनका ये हेड ऑन कोलिजन जनरेट करेगा एनर्जी। क्यों? इसको सिंपली आप यूं भी समझ सकते हैं कि अगर दो कार्स हैं और वो ट्रेवल कर रही हैं बहुत ही हाई स्पीड के साथ, सपोज कर लें कि 200 किलोमीटर पर आवर या इससे भी ज़्यादा की स्पीड है उनकी, और वो दोनों कार्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं। इस हेड ऑन कोलिजन में क्या होगा कि वो दोनों कार्स पीसेज में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। जब आपके पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो इस कोलिजन में वो बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये कोलिजन या ये एक्सप्लोजन हो चुका और आपने ढूंढा कि अब मैं इस जगह पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को सर्च करूं तो आपको वहां कहीं भी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन नजर नहीं आएगा। वजह क्या है? वजह यही है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इतने छोटे पीसेज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं कि वो छोटे पीसेज अब आपको एनर्जी की फॉर्म में नजर आते हैं। सो अगर आप इसको प्रैक्टिकली ड्रॉ करें तो आपके पास अगर ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिट्रॉन है, आप जानते हैं कि इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस अट्रैक्टिव बिहेवियर की वजह से ये एक वेलोसिटी गेन करते हुए, एक्सेलरेट होते हुए एक दूसरे की तरफ जाएंगे। जब ये एक दूसरे की तरफ मूव करते हुए एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, हिट करेंगे, तो उस कोलिजन के प्रोसेस में जो इन्हीलेशन जनरेट हुई या एक्सप्लोजन हुआ, इलेक्ट्रॉन ने पॉजिट्रॉन को इन्हीलेट कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया, और पॉजिट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन को इन्हीलेट कर दिया। जब ये एक दूसरे को इन्हीलेट करेंगे, ख़त्म करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, तो उस इन्हीलेशन के प्रोसेस में जनरेट होंगे गैमा रे फोटॉन्स, जिसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कह सकते हैं। अब ये जो गैमा रे फोटॉन जनरेट होते हैं ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करते हैं, और एक गैमा रे फोटॉन की एनर्जी होती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरे की भी क्या है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपने प्रीवियस टॉपिक में जब हमने पेयर प्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने कैलकुलेट किया था कि इस इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी है वो m0c² के अकॉर्डिंग जब आपने कैलकुलेट की थी तो उसकी वैल्यू आई थी
0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली जब आपने पॉजिट्रॉन की भी रेस्ट मास एनर्जी m0c² से कैलकुलेट की थी तो इसकी भी एनर्जी थी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपने ये भी पढ़ा कि जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो ये क्या जनरेट करेंगे, फोटॉन्स। और इन फोटॉन्स के पास भी ऑब्वियसली इनके अकॉर्डिंग एनर्जी होनी चाहिए। सो एक फोटॉन की एनर्जी है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दूसरे की भी है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इस पूरे प्रोसेस में अगर आप देखें तो चार्ज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है, यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रॉय हो गए हैं। इससे पहले हम ये जानते थे कि चार्जेस कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, लेकिन जब ये प्रोसेस ऑब्जर्व किया गया तो एक नई बात पता चली कि चार्जेस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन के अकॉर्डिंग। और वो कंडीशन ये थी कि चार्जेस जब भी पेयर की शक्ल में एग्जिस्ट करेंगे तो इस पेयर फॉर्म में वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी एक सिंगल चार्ज अगर कहीं पर है पॉजिटिव तो वो ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज का एंटी पार्टिकल यानी उसका नेगेटिव चार्ज वहां एग्जिस्ट करे, वो एक दूसरे के साथ इनहिलेट करें, तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो यहाँ से जो एक नई बात पता चली थी वो ये थी कि चार्जेस कैन बी डिस्ट्रॉयड बट विद अ कंडीशन, और वो कंडीशन ये थी कि चार्जेस पेयर्स की फॉर्म में होने चाहिए। अगर वो आइसोलेटेड है या सिंगल चार्ज कहीं पर एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियसली फिर उसे आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अब इस पूरे प्रोसेस को अगर आप डिफाइन करें तो आप कहेंगे कि दिस इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कंबाइन टुगेदर, इनहिलेट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एंड देयर मैसेज अपीयर एज एनर्जी ऑफ गैमा रे फोटॉन्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेयर इनहिलेशन, या सिंपली आप इसे इनहिलेशन ऑफ मैटर भी कह सकते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस को अगर आप आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इससे पहले जो आपने प्रोसेस पढ़ा था पेयर प्रोडक्शन, उसमें आपने ये ऑब्जर्व किया था कि आप एनर्जी को मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आपने एनर्जी को मैस में कन्वर्जन का प्रोसेस पढ़ा था तो आपने ये देखा था कि जब एक गैमा रे फोटॉन जो कि एनर्जी है जो किसी न्यूक्लियस की विसिनिटी में से गुजरता है तो वो गैमा रे फोटॉन दो मैटर पार्टिकल यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जनरेट कर रहा था। आज आपने उसका रिवर्स प्रोसेस पढ़ा। आपने ये पढ़ा कि मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इसमें मैटर क्या था? इसमें ये दो मटेरियल पार्टिकल्स थे, एक इलेक्ट्रॉन था और एक पॉजिट्रॉन था। जब ये एक दूसरे के साथ इनहिलेट हुए तो इन्होंने क्या जनरेट की? इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में एनर्जी या गैमा रे फोटॉन्स को जनरेट किया। सो मैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इसकी अगर आपने एग्जांपल देखनी है तो एग्जांपल होगी इनहिलेशन ऑफ मैटर। सो इस पूरे प्रोसेस में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन हैं वो सारे वैलिड होते हैं। इस प्रोसेस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड है। कैसे? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिट्रॉन है, तो जब आपका रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो ओवरऑल नेट चार्ज क्या है? 0 है, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो नेट चार्ज इनिशियली 0 है। और जब ये प्रोसेस हो चुका तो आपके पास बने ये गैमा रे फोटॉन, ये गैमा रे फोटॉन, ये दोनों क्या हैं? ये न्यूट्रल हैं, तो अगेन इनके ऊपर चार्ज नहीं है, तो आफ्टर रिएक्शन भी चार्ज क्या रहा? 0 रहा। सो नेट चार्ज बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन क्या है? 0 है। फिर आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये अगर डाउनवर्ड मूव कर रहा है विद मास m तो इसका मोमेंटम है mv इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये ऑब्वियसली इसके साथ जब इसने इनहिलेट होना है तो ये उसके ऑपोजिट मूव करेगा। सो अगर ये डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड मूव करेगा विद मोमेंटम mv, और इसकी वेलोसिटी ऑपोजिट होने की वजह से यहाँ आएगा नेगेटिव साइन। सो जब आप mv प्लस mv करेंगे तो नेट इनिशियल मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? 0। और आफ्टर रिएक्शन भी क्या हुआ? फोटोन अगर अपवर्ड जाता है तो इसके ऑपोजिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में दूसरा फोटोन मूव करता है, यानी ये फोटोन एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करते हुए मोमेंटम को अगेन क्या करते हैं? मोमेंटम को कंजर्व करते हैं। फिर आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें मैंने आपको स्टार्ट ही में बताया था कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जीज हैं जो कि है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस एनर्जी के ही इक्वल एनर्जी का फोटोन जनरेट होता है। सो अगर इनिशियली आपके पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन
m0c² प्लस m0c², मैंने सिर्फ रेस्ट मास एनर्जीज की वैल्यूज को यूज किया है, मैंने काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर पुट नहीं की। तो ये दोनों ऐड होकर क्या बनेगा, 2m0c²। ये है इस सिस्टम में मौजूद दोनों इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की टोटल रेस्ट मास एनर्जी बिफोर कोलिजन। और इस कोलिजन के बाद जो दो फोटॉन्स बने उनकी एनर्जी ऑब्वियसली होगी HF प्लस HF। आप जानते हैं कि फोटॉन की एनर्जी आप इसी इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं, तो ये बन जाएगा 2HF। इसमें आपके पास जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यूज हैं एनर्जीज की, जब आप उन्हें कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की भी टोटल रेस्ट मास एनर्जी है वो होनी चाहिए 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इससे जो गैमा रे फोटॉन्स जनरेट हो रहे हैं उनकी भी टोटल एनर्जी होनी चाहिए 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही इसकी भी एनर्जी होगी। आपने देखा कि ये प्रोसेस जिसमें आपने एक नई बात पढ़ी कि चार्जेस कैन बी डिस्ट्रॉयड, इस प्रोसेस में अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को इनहिलेट करे या पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन को इनहिलेट करे तो इस पूरे प्रोसेस में ये दोनों चार्जेस डिस्ट्रॉय होकर क्या जनरेट कर रहे हैं, एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं। और इस पूरे प्रोसेस में जस्ट लाइक पेयर प्रोडक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी वैलिड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी वैलिड है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी वैलिड है। सो डियर स्टूडेंट, ये था कि किस तरह इनहिलेट होते हैं चार्जेस, यानी किस तरह एक चार्ज अपने एंटी पार्टिकल के साथ इनहिलेट होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। दिस वॉज ऑल अबाउट इनहिलेशन। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मजीद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।